social differences within and beyond the framework of caste. You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchically ordered social categories. आप लोग कास्ट टर्म से जरूर फेमिलियर होंगे, कास्ट टर्म इससे जरूर परिचित होंगे. इसमें जो सोशल कैटेगरीज हैं उनको डिफरेंट हायरार्की में सेट किया जाता है. हायरार्की इट मीन्स व्हेन एनीथिंग, एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इम्पॉर्टेंस. तो जब किसी भी चीज को अरेंज किया जाता है उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल पे, तो इसको हायरार्किकल ऑर्डर बोला जाता है. और इसमें जो हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज हैं, इसमें कास्ट को उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल पे प्लेस किया जाता है. धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में एक आइडियल ऑर्डर के बारे में मेंशन है. ब्राह्मण्स का ये दावा है कि ये जो ऑर्डर है जिसमें ब्राह्मण दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप, जिसमें ब्राह्मण जो हैं इन्हें फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है. इस ऑर्डर को भगवान ने क्रिएट किया है. दिस ऑर्डर वाज डिवाइनली ऑर्डेन्ड. ये जो ऑर्डर है इसको ईश्वर ने खुद बनाया है. इसमें कुछ कैटेगरीज को, कुछ ग्रुप्स को, जैसे शूद्र और अनटचेबल्स, इनको इस सोशल ऑर्डर में सबसे लोअर बॉटम पे, सबसे निचली पायदान पे रखा गया है. और इस सोशल ऑर्डर में इंसान की जो पोजीशन है वो उसके बर्थ से डिसाइड होती है. कौन सा इंसान किस जाति में का होगा ये जन्म के द्वारा डिसाइड होता है. द राइट ऑक्यूपेशन. धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जो 4 कैटेगरीज हैं या जो 4 वर्ण हैं, इनका आइडियल ऑक्यूपेशन, इनका आदर्श व्यवसाय क्या होगा, इसके बारे में भी रूल्स मेंशन हैं. ब्राह्मण्स, they were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed. ब्राह्मणों के लिए उम्मीद की जाती थी कि जो ब्राह्मण है ये वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ाएंगे, सेक्रीफाइसेस जो अनुष्ठान है, रिचुअल्स जो हैं इसको परफॉर्म करेंगे और रिचुअल्स को परफॉर्म भी करेंगे और इसको करने में मदद भी करेंगे. इसके अलावा जो ब्राह्मण है दे विल रिसीव द गिफ्ट, दे विल गिव द गिफ्ट. जो ब्राह्मण है वो दान लेंगे, दान देंगे. क्षत्रिय जो है इनके लिए आइडियल ऑक्यूपेशन था कि दे वर सपोज टू इंगेज इन वॉरफेयर. जो क्षत्रिय हैं वो युद्ध करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लोगों को न्याय देंगे. ये लोग वेदों को पढ़ेंगे. दे ऑल्सो गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड. ये लोग जो सेक्रीफाइसेस हैं उसको परफॉर्म करेंगे. एंड दे विल ऑल्सो मेक गिफ्ट. यहाँ पर ये लोग दान दे सकते हैं क्षत्रिय, लेकिन इनको दान लेना नहीं है. द लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस वर ऑल्सो असाइंड टू द वैश्यास. जो लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस जो हैं ये वैश्यों को भी असाइन थे. मतलब जो वैश्य हैं दे वर सपोज टू स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट. जो वैश्य हैं ये वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, ये भी अनुष्ठान कर सकते हैं और ये दान भी दे सकते हैं. इसके अलावा वैश्यों से उम्मीद की जाती थी कि ये एग्रीकल्चर में इंगेज रहेंगे, मतलब ये खेती भी करेंगे. ये लोग पास्टोरलिज्म मतलब पशुओं का पालन पोषण भी करेंगे, मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है इसमें भी इन्वॉल्व रहेंगे. एंड दे वर ऑल्सो सपोज टू डू ट्रेड. ये व्यापार भी करेंगे. जो शूद्र थे इनके लिए सिर्फ एक ही व्यवसाय था, इनको सिर्फ एक ही काम करना था और वो क्या काम था, दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्णास. जो ऊपर के 3 हायर वर्ण हैं उनकी सेवा करना ही शूद्रों के लिए या शूद्रों को असाइंड था.
जो ब्राह्मण थे इन्होंने 2 या 3 स्ट्रेटजीज को डेवलप कर लिया था ताकि इन नॉर्म्स को, इन रूल्स को फॉलो किया जा सके, इनको लागू किया जा सके, इनको बाकी सोसाइटी पर इम्पोज किया जा सके। एक तरीका क्या था कि इन्होंने कहा कि दिस वर्ण ऑर्डर इट वाज क्रिएटेड बाय द गॉड। ये जो वर्ण ऑर्डर था इट वाज डिवाइनली क्रिएटेड, इट वाज द ओरिजिन ऑफ गॉड। सेकेंड, they advised kings to ensure that these norms were followed within their kingdoms। इन्होंने राजाओं को एडवाइस किया कि राजा ये सुनिश्चित करें कि धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में जो वर्ण ऑर्डर मेंशन किया गया है उस वर्ण व्यवस्था का पालन उस राजा के राज्य में हो। तीसरा जो तरीका इन्होंने अपनाया वो उन्होंने लोगों को सहमत करने की कोशिश की कि लोगों का जो स्टेटस है, लोगों का जो वर्ण है वो जन्म के थ्रू डिसाइड होता है, जन्म से निर्धारित होता है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए प्रिस्क्रिप्शंस जो थे, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे वर्ण सिस्टम को लेकर के, इनको री-इन्फोर्स किया गया स्टोरीज के थ्रू, और ऐसी स्टोरीज को महाभारत और दूसरे टेक्स्ट में मेंशन किया गया या उन आपका एपिक्स के थ्रू या दूसरे लिटरेरी ट्रेडिशंस के थ्रू उसको बताने की कोशिश की गई। नॉन क्षत्रिय किंग्स, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बिकम द किंग्स। शास्त्रों के अकॉर्डिंग सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन ऐसी कई इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएज पाई गई हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिनका डिफरेंट ओरिजिन था। मतलब ये जो रूलिंग डायनेस्टीज थी ये क्षत्रिय वर्ण की नहीं थी, मतलब ये राजा क्षत्रिय नहीं थे। जैसे जो मौर्य डायनेस्टी है इसका जो सोशल बैकग्राउंड है ये एक डिबेट का इशू है। जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इसमें यह बताया गया है कि मौर्यंस देवर द क्षत्रियास, जो मौर्य राजा थे ये क्षत्रिय थे, लेकिन ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट ये कहते हैं कि मौर्यंस देवर ऑफ लो ओरिजिन, जो मौर्य रूलर्स थे वो लो ओरिजिन या निचली जाति के थे। इसके अलावा शुंगास एंड कानवास, जो शुंगास एंड कानवास डायनेस्टीज थी जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस किया, तो ये शुंगास एंड कानवास देवर द ब्राह्मणास, ये लोग ब्राह्मण थे। असलियत ये थी कि पॉलिटिकल पावर वाज ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्स। जो पॉलिटिकल पावर था, जो कह सकते हैं राजनीतिक सत्ता, राज्य का अधिकार जो था ये ऐसे किसी भी इंसान के लिए खुला हुआ था जो लोगों का सपोर्ट हासिल कर सकता था, जिसके पास रिसोर्स थे। और ये रेयरली बर्थ पे डिपेंड करता था, जन्म से डिसाइड होता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही रूलर होंगे। कुछ और दूसरे रूलर्स भी हैं, जैसे शक रूलर्स जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इनको ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में मलेक्ष बोला गया है। तो ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में शक रूलर्स को मलेक्ष, बारबेरियंस और आउटसाइडर्स कहा गया है। लेकिन एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत में इंस्क्राइब्ड है, इसमें एक शक रूलर के बारे में मेंशन किया गया है। ये जो शक रूलर रुद्रदमन, he was the best known Shak rulers who ruled over approximately 2nd century CE, and Rudradaman he rebuilt Sudarshan Lake. This suggests that powerful Malekshas were familiar with Sanskritic traditions. तो ये जो आपका अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में है, जो इसमें रुद्रदमन के बारे में उल्लेख मिलता है। रुद्रदमन ये बेस्ट नोन शक रूलर था जिसने अप्रोक्सीमेटली 2nd सेंचुरी सीई में रूल किया था। इसने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया, सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया। तो इसका ये मतलब था कि जो मलेक्ष रूलर्स थे ये सांस्कृतिक ट्रेडिशन से फेमिलियर थे और कई बार उसको फॉलो भी करते थे।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जो बेस्ट नोन सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था गौतमी पूत श्री सातकर्णी, इसने दावा किया कि ये एक यूनिक ब्राह्मण था, ये एक अकेला ब्राह्मण था, यह सबसे डिफरेंट ब्राह्मण था। एंड ही वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, इसने क्षत्रिय के प्राइड को भी डिस्ट्रॉय किया। गौतमी पूत श्री सातकर्णी ये भी क्लेम करता था कि इसने ये भी इंश्योर किया कि इसके किंगडम में जो डिफरेंट 4 वर्ण के मेंबर हैं इनके बीच में इंटर मैरिज ना हो। लेकिन इसके साथ ही इसने रुद्र दमन के परिवार में इसकी रिश्तेदारी में शादी भी की, मतलब इसकी खुद की शादी जो रुद्र दमन के परिवार में या इसके रिश्तेदारी में हुई थी। तो एक तरफ ये बोलता है कि इसने धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में जो रूल्स हैं उसको अपहोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास क्लियर एग्जाम्पल है कि इसने खुद ही जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं उसको वायलेट भी किया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन within the framework of caste, it was often a complicated process. सातवाहन रूलर्स who claimed to be Brahmins, जो सातवाहन रूलर्स जो कि खुद क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकते हैं, ब्राह्मण नहीं। तो एक यहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है। दूसरा, सातवाहन रूलर्स इन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने 4-fold वर्ण ऑर्डर को अपने किंगडम में अपहोल्ड किया, लेकिन खुद ही वो इस ऑर्डर को ब्रेक करते हुए दिखाई देते हैं कि इन्होंने खुद रुद्र दमन के परिवार में शादी की, जो कि आउटसाइडर, ही वॉज नॉट द वन हु वॉज फ्रॉम द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। इसके अलावा जो सातवाहन रूलर्स थे दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी। जो सातवाहन रूलर्स थे इन्होंने एंडोगेमी को प्रैक्टिस किया, ना कि एक्सोगेमी को, मतलब हमेशा एक्सोगेमी को प्रैक्टिस नहीं किया, एंडोगेमी को भी प्रैक्टिस किया। जबकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एंडोगेमी इट वाज रिकमेंडेड while exogamy was recommended while endogamy it was condemned. Jatis and social mobility. These complexities are often reflected in another term used in text to refer to social categories, jatis. ये जो सोशल कैटेगरी का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये रिफ्लेक्ट होता है एक दूसरे टर्म में भी, जिसको कि जाति बोला गया है। जाति ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ण की तरह जो जाति है ये भी जन्म से डिसाइड होती थी। लेकिन डिफरेंस क्या है जाति और वर्ण में, कि जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण दे वर फिक्स्ड एट 4, सिर्फ 4 ही वर्ण थे, वर्ण फिक्स था, इनका जो नंबर होगा 4 ही होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बट देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिज, लेकिन जातिज के नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक नहीं था। असलियत ये थी कि जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज का सामना किसी नए सोशल ग्रुप से होता था, जैसे जंगल में रहने वाले जिनको निषाद बोला जाता था, या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन करने वाली कैटेगरी जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में फिट नहीं बैठती थी, जैसे गोल्डस्मिथ या जिसको कि स्वर्णकार सुनार बोला जाता है, जो कि 4-fold वर्ण सिस्टम में इजीली फिट नहीं बैठती थी। तो जब भी किसी ऐसे सोशल कैटेगरी से ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज का सामना होता था तो वो उस सोशल कैटेगरी को जाति का नाम दे देते थे। तो एक जाति में जो रहने वाले लोग थे वो कॉमन ऑक्यूपेशन, कॉमन प्रोफेशन को शेयर करते थे, और कई बार एक जाति में रहने वाले लोग जो थे वो श्रेणी या गिल्ड में ऑर्गेनाइज भी थे। हमारे पास ऐसे बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इन सोशल ग्रुप्स की हिस्ट्री को रिकॉर्ड
किया गया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन जो कि अप्रोक्सीमेटली 5th सेंचुरी सीई का है, इसको मंदसौर मध्य प्रदेश में पाया गया है। और इस इंस्क्रिप्शन में सिल्क वीवर का एक गिल्ड था, सिल्क वीवर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है। ये जो रेशम के बुनकर थे, इनका जो ये ग्रुप था, ये शुरू में ओरिजिनली ये लोग लता गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वो वहां से माइग्रेट करके मंदसौर मध्य प्रदेश में आ गए, जिसको कि उस समय दशपुरा नाम से जाना जाता था। तो लता गुजरात से मंदसौर दशपुरा आने के लिए इन्हें काफी डिफिकल्ट जर्नी को, काफी कठिन जो रास्ते को पूरा करना पड़ा, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। ये लोग लता गुजरात से मंदसौर इसलिए आए थे क्योंकि इन्होंने मंदसौर का जो राजा था उसकी महानता के बारे में सुना था, और इसीलिए ये मंदसौर दशपुरा में सेटल डाउन होना चाहते थे, वहां पर बसना चाहते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन से हमें जो गिल्ड या श्रेणीज हैं, इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे गिल्ड और श्रेणी के जो मेंबर्स थे, वो एक ही प्रोफेशन के, एक ही क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के लोग एक गिल्ड या एक श्रेणी के मेंबर हुआ करते थे। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन को देख के पता चलता है कि यहाँ पर जो सिल्क वीवर्स का जो ग्रुप था या उनका जो गिल्ड था, दे शेयर्ड मोर देन वन कॉमन प्रोफेशन, ये एक से ज्यादा कॉमन प्रोफेशन शेयर करते थे। इसके अलावा इस गिल्ड के मेंबर्स ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि उन्होंने वो वेल्थ, जो वेल्थ उन्होंने क्राफ्ट के थ्रू अर्न किया है, उस वेल्थ को ये लोग इन्वेस्ट करेंगे एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाने के लिए। और ये जो स्प्लेंडेड टेम्पल होगा, ये किसके ऑनर में होगा? ये सन गॉड के ऑनर में होगा। बियॉन्ड द फोर वर्णास इंटीग्रेशन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को देख करके ये लगता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो उन सोशल प्रैक्टिसेस को हमेशा नहीं फॉलो करते होंगे या उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे जो कि ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में जिसके बारे में मेंशन किया गया है। ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट में जब भी किसी ऐसे पॉपुलेशन के बारे में कोई जिक्र आता है, इनके बारे में कोई मेंशन आता है जो कि ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को संस्कृत टेक्स्ट में और अनसिविलाइज्ड, एनिमल लाइक, बारबेरियन, इस तरह से मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसे लोग जो कि ब्रह्मैनिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते थे, उन लोगों को जो संस्कृत टेक्स्ट है उसमें अनसिविलाइज्ड, एनिमल लाइक या इसमें बारबेरियन कहा गया है। इसमें कौन से लोग आते थे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो लोग जो जंगल में रहते थे, जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग के थ्रू अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। तो ऐसी कैटेगरी जो थी ये निषाद की थी। निषाद महाभारत में एकलव्य के बारे में मेंशन आया है। जो एकलव्य था महाभारत में का, ये इस निषाद कम्युनिटी को ही बिलोंग करता था। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जिसको सस्पिशन, जिसको संदेह की नजर से देखा जाता था, ऐसे लोग कौन थे? देवर द नॉमेडिक पास्टोरलिस्ट, ये खानाबदोश चरवाहे थे जो कि इजिली, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो किसान हैं, उनके उस फ्रेमवर्क में जिसको एकोमोडेट करना इजी नहीं होता था। और तो ऐसे जब भी
नॉमेडिक पास्टोरल कम्युनिटीज के बारे में मेंशन आया है, तो इनको भी सस्पिशन की नजर से देखा गया है। इसके अलावा वो लोग जो कि नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज बोलते थे, जो कि संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको भी मलेक्ष लेबल किया गया है संस्कृत की किताबों में, संस्कृत ट्रेडिशंस में, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में, और उनको भी निचली नजर से देखा गया है। बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। हम लोगों ने देखा कि जो ब्राह्मण थे ये कुछ लोगों को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बाहर रखते थे, उनको अपने से नीचा समझते थे। इसके अलावा इन्होंने जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में आने वाले लोग थे उसमें से भी कुछ सोशल कैटेगरीज को क्लासिफाई किया अनटचेबल के रूप में, और ये जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में कुछ लोगों को अनटचेबल जो है माना गया, ये उस नोशन पे, उस आइडिया पर बेस था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि रिचुअल के परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई हैं, और ऐसी एक्टिविटीज सेक्रेड होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो है पवित्र होती हैं, और इनको करने वाले लोग भी पवित्र होते हैं। और इसीलिए वो लोग जो कि रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, वो ऐसी सोशल कैटेगरी जिसको उन्होंने अपने से लोअर माना था, जिसको वो अनटचेबल समझते थे, उनके साथ वो खाना खाना अवॉइड करते थे। और प्योरिटी एस्पेक्ट के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी थी जिसको कि पोल्यूट करने वाला माना जाता था, जैसे जो डेड बॉडीज को हैंडल करना, डेथ एनिमल्स को हैंडल करने वाली एक्टिविटीज, जो लोग डेड बॉडीज को डिस्पोज करने में या डेड एनिमल्स को डिस्पोज करने में इन्वॉल्व होते थे, तो उन कामों को पोल्यूट करने वाला माना जाता था। जो लोग ऐसे काम करते थे उनको चांडाल जो नाम है वो दिया गया था। जो सोशल हायरार्की है वर्ण सिस्टम की, इसमें चांडाल्स को सबसे लोअर बॉटम पे प्लेस किया गया था। इन्हें छूना और कुछ केसेस में इवन इनको देखना भी एक तरह से पोल्यूट करने वाला माना गया था कि अगर हम इनको छुएंगे या हम इनको देख लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। हम अपवित्र हो जाएंगे मतलब वो अपवित्र हो जाएंगे जो कि इस सोशल ऑर्डर के टॉप पर हैं। मनुस्मृति में चांडाल्स के लिए जो ड्यूटीज हैं वो क्लियरली मेंशन है। जो चांडाल हैं दे वर सपोज टू लिव आउटसाइड द विलेज। चांडालों को गांव के बाहर रहना होता था। इन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को यूज करना होता था। इन्हें जो डेड पीपल थे इनके क्लोथ्स को पहनना होता था और इन्हें आयरन ऑर्नामेंट्स को पहनना होता था। ये विलेज एंड सिटीज में नाइट के समय, रात के समय नहीं जा सकते थे। इन्हें ऐसी डेड बॉडीज को डिस्पोज भी करना होता था जिनके रिलेटिव्स नहीं हैं, या इन्हें एग्जीक्यूशनर का काम भी करना होता था। मतलब अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो उसे मारने की जिम्मेदारी भी, फांसी देने की जिम्मेदारी भी इनकी थी। काफी बाद में जब चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जो चाइना का बौद्ध साधु फाहियान, ये अप्रोक्सीमेटली 5th सेंचुरी सी में इंडिया आया था, तो इसने अनटचेबल्स के बारे में लिखा कि जब अनटचेबल्स स्ट्रीट्स में ट्रेवल करते थे, जब ये लोग गलियों में चलते थे तो इन्हें ताली बजानी होती थी ताकि लोग इन्हें देखने से बच सके। इनकी ताली की आवाज सुन के लोग रास्ता छोड़ दें और इनकी नजरों से बच सके। दूसरा, चाइनीज पिलग्रिम, जो दूसरा चाइना का तीर्थयात्री वेन सांग, ये अप्रोक्सीमेटली 7th सेंचुरी में इंडिया आया था और इसने ये ऑब्जर्व किया कि एग्जीक्यूशनर्स और स्केवेंजर्स जो थे इन्हें शहर के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट
को एग्जामिन करके जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में चांडाल्स को जो लाइफ उनके लिए डिसाइड की गई थी, तो क्या चांडाल उस डिग्रेडेड लाइफ को चांडाल्स ने एक्सेप्ट किया था या नहीं। तो कई बार हमें नॉन ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट को स्टडी करके ऐसे डिपिक्शंस मिलते हैं जो कि ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें डिफरेंट सोशल रियलिटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जो चांडाल या अनटचेबल्स थे उन्होंने अपने डिग्रेडेड सोशल कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने इन सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट भी शो किया। फोर, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अगर हम लोग उन इकोनॉमिक रिलेशंस को रिकॉल करेंगे जो कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, तो हम ये चीज महसूस करेंगे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में 600 BCE से 600 CE के बीच में स्लेव्स जो हैं सर्वेंट्स या जिनको दास बोला जाता है, वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फोक, पास्टोरलिस्ट, पीजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग जो थे, ये एक सोशल एक्टर के रूप में इमर्ज हुए। मतलब समाज में विभिन्न वर्गों का उदय हो चुका था, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हों, चाहे वो शिकारी हों, मछुआरे हों, चरवाहे हों, किसान हो, गांव के मुखिया हों, कारीगर हों, व्यापारी हों या राजा हों। तो ये जो अलग अलग लोग थे, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में एज अ सोशल एक्टर इमर्ज हुए। इनका जो सोशल पोजीशन था, समाज में जो इनकी स्थिति थी, वो इस चीज पे डिपेंड करती थी कि इनका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कितना कंट्रोल है। यहाँ पे हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सेस टू रिसोर्स जो है वो किसी भी इंसान के सोशल स्टेटस को डिसाइड करता है या कैसे डिसाइड करता है। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग महाभारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसको डिस्कस करेंगे। जो लंबी दुश्मनी कौरव और पांडवों के बीच में चली, उस दौरान दुर्योधन ने युधिष्ठिर को इनवाइट किया टू अ गेम ऑफ डाइस, जो है शतरंज के खेल के लिए। युधिष्ठिर को उनके जो राइवल थे, मतलब दुर्योधन, उन्होंने धोखा दिया। युधिष्ठिर ने अपना गोल्ड, एलिफेंट, चैरियट, स्लेव्स, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, अपने प्रजा की जो अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी, हर कुछ स्टेक पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। फाइनली उसने अपने भाइयों को भी दांव पे लगाया, खुद को भी दांव पे लगाया और वो सब कुछ हार गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने जो उनकी कॉमन वाइफ द्रौपदी थी, उनको भी दांव पे लगाया और द्रौपदी को भी हार गए। तो ये जो महाभारत की स्टोरी है, या ऐसी दूसरे जो संस्कृत टेक्स्ट हैं जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, तो यहाँ पर इश्यूज ऑफ ओनरशिप, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था कि रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका और कैसे होगा। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो पेरेंटल स्टेट था, इट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की डेथ के बाद जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पिता की संपत्ति है, उसको
उनके बेटों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है उसे स्पेशल शेयर दिया जाएगा। लेकिन जो वुमेन है वो इन रिसोर्सेज पर कोई भी क्लेम, इन रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकती, उन्हें इन रिसोर्सेज में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो औरतें थी उनके लिए ये अलाउड था कि वो उन गिफ्ट्स को रिटेन कर सकती हैं, उन उपहार तोहफों को रख सकती हैं जो उन्हें शादी के समय स्त्री धन के रूप में दिया गया था। स्त्री धन लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ। तो ये जो स्त्री धन था, ये जो वुमेन थी ये अपने बच्चों को इनहेरिट कर सकती थी विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, और स्त्री धन पे हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता था। लेकिन इसके साथ ही मनुस्मृति में जो वुमेन थी उनको वार्न किया गया था, उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वो अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी या अपने खुद के वैल्यूएबल्स को होल्ड करके छुपा के नहीं रखेंगी। लेकिन कहीं कहीं हमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ वेल्दी वुमेन भी हुई, जैसे वकाटी क्वीन प्रभावती गुप्ता, जिसके बारे में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो वकाटी क्वीन प्रभावती गुप्ता थी, शी was the ruler also for some time and she owned vast stretches of land and she even donated or she gave those land on grant to some religious people, Brahmins or religious authorities also. तो इस तरह से जो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव एविडेंस हैं, चाहे वो एपिग्राफिक हो या टेक्सचुअल एविडेंस हो, ये सजेस्ट करते हैं कि बेशक जो अपर क्लास वुमेन थी उनका रिसोर्सेस पर कुछ हद तक कंट्रोल था, लेकिन इसके बावजूद जो लैंड, कैटल एंड मनी, जो जमीनें थी, जानवर थे और जो पैसे थे, उसको जनरली जो मेल मेंबर्स थे, जो घर के पुरुष सदस्य थे, वो कंट्रोल करते थे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि समय के साथ मेन और वुमेन के बीच में जो सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ, सोशल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि दोनों की जो कंडीशन थी इन एक्सेस टू रिसोर्सेस वो डिफरेंट थी। एक के पास जो रिसोर्सेस को ओन करने के ज्यादा मेथड थे, जबकि दूसरे के पास उतने मेथड नहीं थे। ये आप सोच 12 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ कुड मेन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ। मनुस्मृति में जो मेल मेंबर्स हैं उन्हें उनके लिए 7 मीन्स हैं, 7 मेथड्स हैं, 7 तरीके हैं जिसके थ्रू वो वेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब वो उसको अपने पेरेंट से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंडिंग, परचेज, कॉन्क्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। जबकि औरतों के लिए सिर्फ 6 ही तरीके थे वेल्थ को एक्वायर करने का। ये आपका जो है पहला, शादी के समय जो ब्राइडल प्रोसेशन मिलता है, या शादी के समय जो दुल्हन को गिफ्ट मिलता है वो। इसके अलावा भाई से मिला हुआ गिफ्ट, मदर या फादर से मिला हुआ गिफ्ट जिसको कि स्त्री धन बोला जाता है, वो सारी चीजें जो कि शादी के समय लड़की को उसके पेरेंट्स या परिवार वालों से मिलती हैं। इसके अलावा वो गिफ्ट भी वो ओन कर सकती है जो गिफ्ट उसको अपने अफेक्शनेट हस्बैंड से, मतलब जो गिफ्ट उसको अपने हस्बैंड से मिलता है तो वही गिफ्ट जो है वो ओन कर सकती है, उसकी वो मालिक हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो औरतों के पास रिसोर्सेज को एक्वायर करने का जो तरीका था वो कम था, और
जो तरीका था उससे उसे बहुत ही मिनिमल रिसोर्स से मिल सकते थे, जिसके कारण दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन में डिफरेंस आया। और फाइनेंशियल कंडीशन में डिफरेंस आने का ये भी मतलब था कि उनकी जो सोशल कंडीशन थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें बहुत ज़्यादा सोशल कंडीशन में डिफरेंस आना शुरू हो गया। फाइनेंशियली जो वुमेन थी वो वीक हो गई और उनकी सामाजिक स्थिति मेल मेंबर्स के कंपैरिजन में भी कमज़ोर होती चली गई और वो मेल मेंबर्स पे डिपेंडेंट हो गई। 4.2 वांट एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो दूसरा क्राइटेरिया था वेल्थ को रेगुलेट करने का, वेल्थ को कंट्रोल करने का या संपत्ति को हासिल करने का, वो तरीका या वो क्राइटेरिया वर्ण था। यहाँ पे जो शूद्र थे उनके लिए सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन था। जो शूद्र थे वो कैसे वेल्थ को एक्वायर कर सकते थे, अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकते थे बाय सर्विंग द पीपल बिलोंगिंग टू अदर वर्ण। तो शूद्रों के लिए एक ही व्यवसाय बचा हुआ था जो कि बाकी 3 वर्ण के लोगों की सेवा करना, जबकि जो फर्स्ट 3 वर्ण थे उनके लिए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस थे। अगर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता होगा तो समाज में जो वेल्दिएस्ट लोग थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे। और ये कुछ हद तक सोशल रियलिटी भी थी। अगर हम टेक्सुअल ट्रेडिशंस को देखते हैं या इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो ज़्यादातर जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, ज़्यादातर बुक्स में या इंस्क्रिप्शंस में प्रीस्ट और किंग को वेल्दी, रिच डिस्क्राइब किया गया है। जो राजा थे वो निश्चित तौर पे वेल्दी, अमीर होते होंगे और प्रीस्ट को भी अधिकतर जो अमीर ही दिखाया गया है, रिच ही दिखाया गया है, लेकिन कभी कभार पुअर ब्राह्मण्स के डिपिक्शंस भी टेक्सुअल ट्रेडिशंस में या इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। ये हमने देखा कि धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में ब्रह्मैनिकल व्यू को कोडिफाई किया गया, ब्राह्मणों के व्यू को लिखा गया है, लेकिन ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट के अलावा भी दूसरे ट्रेडिशंस थे, जो दूसरे ट्रेडिशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए। दूसरे ट्रेडिशंस मतलब दूसरे रिलीजियस ट्रेडिशन जो बाद में जो दूसरे धर्म जो डेवलप हुए, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये जो दूसरे ट्रेडिशंस थे इसमें वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया, इसमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। इसमें जो बेस्ट नोन ट्रेडिशन जिसने वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज किया इसमें बौद्ध ट्रेडिशन था या बौद्ध रिलीजियस टेक्स्ट थे। जो बौद्धिस्ट थे इन्होंने ये चीज महसूस किया कि सोसाइटी में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये नेचुरल नहीं है और ना ही इनफ्लेक्सिबल है। मतलब ये जो डिफरेंसेस है वो नेचुरल नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इनको बदला नहीं जा सकता, इन डिफरेंसेस को बदला भी जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने जो आइडिया था कि किसी भी इंसान का जो स्टेटस है सोसाइटी में ये बर्थ के थ्रू डिसाइड होता है, जैसा कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था कि इंसान का जो स्टेटस उसके वर्ण से डिसाइड होता है, और कौन सा इंसान जो है उसका क्या वर्ण होगा ये इससे डिसाइड होता है कि उसका जो जन्म है किस वर्ण में हुआ है। तो इसीलिए जो बौद्धिस्ट ट्रेडिशंस थे उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि किसी भी इंसान का जो स्टेटस है वो बर्थ के थ्रू डिसाइड होना चाहिए। एन अल्टरनेटिव सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। तो अभी तक हम लोग उन सिचुएशंस को एग्जामिन कर रहे थे जहां पर जो लोग थे या तो हाई सोशल स्टेटस को क्लेम कर रहे थे या उनका जो स्टेटस सोसाइटी में असाइन था
वो उनके वेल्थ के थ्रू डिसाइड होता था, वेल्थ के बेसिस पे डिसाइड होता था, लेकिन इसके साथ ही दूसरी पॉसिबिलिटीज भी थी। ऐसे परिस्थितियां पाई गई हैं, ऐसे सिचुएशंस पाए गए हैं कि वो लोग जो कि रिच भी थे और जो जेनरस, जो दयालु थे, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट किया जाता था, वाइल माइजरली और those people who simply accumulated wealth for themselves were despised। लेकिन वो लोग जो कंजूस थे या जो प्रॉपर्टी या संपत्ति का इस्तेमाल अपने लिए करते थे, अपने लिए बचा के प्रॉपर्टी को रखते थे, ऐसे लोगों से लोग नफरत करते थे। एक ऐसा एरिया जहां पे इन वैल्यूज को चेरिश किया जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था, वो एंशियंट तमिलकम है। तमिलकम, जैसे सेकंड चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि तमिलकम जो एरिया था, यहाँ पे कई सारे चीफडम्स डेवलप हुए थे अराउंड 2000 ईयर्स एगो। तो ये जो चीफडम्स थे, इनके जो चीफ्स थे, इनके जो मुखिया थे, इन्होंने बार्ड्स, पोएट्स, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड दिया। दे वर द पेट्रन्स ऑफ द बार्ड्स एंड पोएट्स, एंड दीज बार्ड्स एंड पोएट्स दे sang in the praise of their masters। तो ये जो आपके बार्ड्स एंड पोएट्स थे, इन्होंने अपने जो चीफ थे, अपने जो मालिक थे, उनकी प्रशंसा में पोयम लिखी। तो ये जो तमिलकम रीजन में जो बार्ड्स एंड पोएट्स थे, जिन्होंने पोएम्स को कंपोज किया, इनकी पोएम्स को तमिल संगम लिटरेचर में इंक्लूड किया गया है। और तमिल संगम लिटरेचर जो है, ये तमिलकम जो रीजन है, इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो ये जो तमिल संगम में एंथोलॉजीज हैं, इनमें सोशो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप हैं, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बोला गया है कि बेशक रिच एंड पुअर पीपल जो थे, उनमें डिफरेंस था, लेकिन वो लोग जो रिच थे, जो रिसोर्सेस को कंट्रोल करते थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उन रिसोर्सेस को शेयर भी करेंगे।